हिंदुइज्म से रिलेटेड है। सत्य प्रकाश मिश्रा होंगे और जो दूसरे अदर करके हैं ये भी हिंदू ही हैं। तो सत्य प्रकाश भाई को पहले ऐड करते हैं। जी सत्य प्रकाश भाई, माइक अनम्यूट कीजिए। सत्य प्रकाश माइक। I'm audible? Yeah, you are. Okay. तो वेलकम। आप हिंदू? वेलकम। जी 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 जी। ओके जी मिश्रा जी, स्वागत है आपका। मिश्रा जी कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मिश्रा जी अच्छा लगा आपसे मिलके। मिश्रा जी आप हाँ। सनातन धर्म से ताल्लुक रखता है ना? जी जी जी। अच्छा मिश्रा जी, आप आर्य समाज से हैं या क्या मत है आपका, थोड़ा सा बताना चाहें अगर तो। नहीं नहीं नहीं, मैं किसी स्पेसिफिक पंथ से अपने आप को नहीं जोड़ता। अच्छा ठीक है, तो सनातन धर्म को कैसे देखते हैं आप? यानी आपका स्वधर्म है या आप किसी, क्योंकि आप किसी पंथ को नहीं मानते, तो क्या लेकर चलते हैं, चीज क्या मानते हैं? नहीं, जब मैं कह रहा हूँ किसी पंथ से संलग्न नहीं हूँ तो सब पंथ को मैं नकार नहीं रहा हूँ, वरना पंथ अच्छा से अच्छा पूरी ठीक है। तरह जुड़ रहा हूँ। जी, मेरा जो फिलॉसफी है सिंपली जो विवेकानंद बाद में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको क्लैरिफाई किए कि व्हाट इज द रियल धर्म, और प्रैक्टिकल वेदांता की जो बात की मैं उसको फॉलो करता हूँ। यानी आप विवेकानंद जी, जो स्वामी विवेकानंद जी हैं, उनको फॉलो करते हैं, ठीक है? हाँ, उनके करते हैं, और उन्होंने पीछे के जो आचार्य शंकराचार्य की बातें थी उन्हीं का आगे लेके आगे बढ़ाएं। तो अच्छा अच्छा, आम वेदांत। समाओ। जी जी, जी हमारे जी। हिंदू फिलॉसफी में आपको तो पता होगा कि 2 रास्ते हैं। तो हम वेदांती हैं जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जब तक उसमें भी बहुत स्कूल ऑफ थॉट हैं, तो मैं स्पेसिफाई नहीं करूँगा, बस वेदांती हूँ जो द्वैत अद्वैत नहीं, दोनों को साथ में साथ करते हैं। जी ठीक है, तो द्वैत और अद्वैत को आप साथ लेकर चलते हैं, ठीक है? जी ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें इन्हें। जी। क्योंकि व्यक्ति जब तक अपने जीवन में रहता है वो भौतिकता से दूर नहीं रह सकता, तब तक उसका जीवन द्वैत में रहता है। लेकिन जब वो ठीक। अपनी वास्तविक चेतना को जान लेता है, जिसको कहते हैं ब्रह्मन सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म है नापर, हम्म, अपनी वास्तविकता से जब व्यक्ति अवगत हो जाता है तो वो समझ लेता है कि मैं ये भौतिक नहीं हूँ, मैं वो ठीक आत्मा हूँ जो मेरा रियल एसेंस है। तो ठीक, जब यहाँ व्यक्ति रुक जाए। ये जी सॉरी, जी यहाँ रुक जाए। ठीक है, ये जगत मिथ्या का जो क्लेम है वेदांत, इसको वेद से सिद्ध करें कि जगत मिथ्या है। एक चीज तो आपको पता होगा कि जो उपनिषद है, ठीक नहीं, है ना? उपनिषद की बात नहीं कर रहा, सुनिएगा जरा। अरे भाई, मेरा ये जो स्पेसिफिक, मैं मेरी बोला स्पेसिफिक ये बात सुन उसको पे लीजिएगा। मैंने कोटेशन दिया। सुन ले, जी पहले जी आप जी। हाँ, जी जी, सुन ले जरा, सुन ले मेरी बात सुन। ये जो जगत मिथ्या का क्लेम है, इसको वेद से सिद्ध करें, जरा मुझे बता दे। तो आप जगत मिथ्या का मतलब क्या समझते हैं, पहले हमको ये बताइए, तब तो हम प्रूफ करें। नहीं नहीं नहीं, मैंने अभी मतलब की तरफ गया ही नहीं। मैं तो भी जानना चाह रहा हूँ, ये वेद में कहीं लिखा है तो मुझे जरा उसका रेफरेंस दे दे, मैं चेक करना चाह रहा हूँ। उसके बाद हम उसको, मैं आपसे पूछूंगा कि आप इसका अर्थ लेते क्या है जगत मिथ्या का। नहीं नहीं, तो पहले मैं इसको एक्सप्लेन तो कर दूं, फिर चलूं कि कहाँ वेद में है। नहीं 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 नहीं, सुने, यही फर्क है। पहले आएगा रेफरेंस, ताकि हम उसको खोलेंगे, फिर मैं आपसे पूछूंगा बताएं ये जो आप कह रहे हैं यहाँ कहाँ लिखा हुआ है। ये तरीकाकार होता है, ठीक है? प्रश्न ये है कि मैंने ये यूज क्यों किया, ये तो पहले क्लियर हो जाए मेरे भाई। नहीं नहीं, देखिए मेरी बात सुने, आप फर्क समझे। आपने किस लिए यूज किया, किस लिए नहीं, आपकी वर्थ और वैल्यू नहीं है। एज एन व्यक्तिगत बात कर रहा हूं, वैसे तो आप भाई हैं हमारे, वेलकम गेस्ट है। मगर जब धर्म के विषय पर बात कर रहे होंगे तो आपकी वर्थ और वैल्यू खत्म हो जाएगी जब हम वेद के थ्रू उन चीजों को समझेंगे। यही स्वामी विवेकानंद साहब ने कंप्लीट वर्क्स बाय स्वामी विवेकानंद में जिक्र किया है कि वैदिक धर्म, यानी वेद से जो निकला है, वेद का प्रकाशित धर्म जो है वो ही उत्तम है। जी, तो इसीलिए उसको वैदिक धर्म कहते हैं ना जी। हाँ हाँ, तो यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रही है? यहाँ ये हो रही है कि ढूंढ ले उतनी देर, जगत मिथ्या जो है ये वेद से, मुझे थोड़ा सा इसका कोई रेफरेंस दे दें। पहले मैं ये बता दूं कि जगत मिथ्या जब कह रहा हूँ तो जगत, इसका मतलब ये नहीं है कि जगत एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैंने दोबारा आपसे कह दिया है कि मुझे अभी ये नहीं जानना, मुझे अभी ये जानना है कि वेद में ये कहाँ आया। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि अब बताएं, अब आपका मानना क्या है, फर्क समझ रहे हैं? ठीक है, तो आपको ये पॉइंट क्लियर पहले करना है कि पीछे जाके शब्द प्रमाण पे जाऊं कि उस श्लोक कौन सा है जो इसको क्लैरिफाई करता है। तो वो पहले मैं हाँ जी हाँ जी जी जी। ठीक है ठीक है, तो हम पहले आपको बता दें कि हम श्रुति परंपरा से आते हैं और स्मृति परंपरा से आते हैं। तो पूर्व में जो आदि शंकराचार्य मैं ने आपसे दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, टोकते हुए मिश्रा जी, दोबारा वेद। भाई मैं कह रहा हूँ जब उनको हम बिलीव कर रहा हूँ तो उन्होंने कहा वेद से है तो मैं स्वीकार कर रहा हूँ। अब आपको आना चाहिए कि आप क्यों स्वीकार कर रहे हैं। एक मिनट, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ कि आदि शंकराचार्य ने ये चीज वक्तव्य दिया था, जो भी स्टेटमेंट मैंने कहा कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, तो यानी ये वेद में नहीं है। नहीं, ये किसने कहा? वेद, जो सारे स्कूल ऑफ थॉट 6 हैं वो वेद के इंटरप्रिटेशन ही है।
अलग जी नहीं। जी, तो मैं इस जी जी, तो इंटरप्रिटेशन जो है उसके लिए बेस होना जरूरी है, तो वेद से जरा जगत मिथ्या है इसके बारे में कोई प्रमाण दे दे, मैं ये जानना चाह रहा तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि वो चेतना के स्तर पे वो पहुंचे हैं जो हूँ। जी जी, हमको जहां तक। जी देखिए देखिए, चेतना के स्तर पर पहुंचे हैं, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। आदि शंकराचार्य बहुत बड़ा नाम है, विद्वान थे बहुत बड़े, इसमें कोई ये समझे कि मुझे कोई किसी किस्म का संदेह नहीं है। परंतु मेरी इस वक्त जो आपसे मुतालबा है, जो डिमांड है, वो ये है कि वेद, क्योंकि आदि शंकराचार्य जी जाहिर बात है बहुत बड़े ब्राह्मण थे, वेदों के ज्ञाता थे, तो वेद से अगर इसकी को बेस मिल जाती है तो फिर हम जाएंगे एक्सप्लेनेशन के ऊपर। सिंपल सी बात है मिश्रा जी, इतनी कोई मुश्किल बात मैंने की नहीं है। तो पहले वेद से वो श्लोक लाएं फिर आप डिस्कशन करें। तो आप मुझे बैक साइड कर सकते हैं ताकि मैं आपको श्लोक अवेलेबल करा दूं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल अवेलेबल कर लें। जरूर। ठीक। हाँ जी जी, सिस्टर बैक स्टेज कर दें। जी, ठीक है सर। आज बड़ा अच्छा पैटर्न चल रहा है। मैं ये वो हूँ, चलिए ठीक है, देखते हैं। अच्छा, मैं बाद में आता हूँ। जी, मैं ना इनको नेक्स्ट कॉलर हैं, ये भी हिंदू हैं, इनको ऐड करते हैं, अदर साहब को। जी अदर साहब, आप स्टेज पर हैं। नमस्कार भाई लोगों। शुक्ला साहब, जी जी, वेलकम वेलकम। अपने बारे में बताइएगा आप मुझको। नाम ले ले तो बेहतर है। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं आप? नाम न ले तो बेहतर है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, नहीं लेते आपका नाम। अच्छा, तो जी, आप अपना आइडियोलॉजी बताइए। जी जी आमिर भैया, आप बात कर लीजिए। अदर भाई, स्वागत है आपका। कैसे हैं प्यारे भाई? बहुत अच्छा। अदर भाई, आप सनातनी भाई हैं हमारे? बिल्कुल। ठीक, जबरदस्त हो गया। आर्या समाज से हैं या नॉर्मल? आपको क्या आपका कुछ मत है, जी थोड़ा बताना चाहें? जी जी, तुम समझ नहीं पा रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? जी जी, मैंने कहा आपका मत क्या है? सनातन धर्म में मुख्तलिफ मत पाए जाते हैं, तो आप आर्या समाज को फॉलो करते हैं या क्या? नहीं नहीं, पहले मुझे क्लियर करिए जी जी, कि मैं आपकी नज़र में काफिर हूँ, मुर्तद हूँ या शिर्क हूँ, मैं क्या हूँ? हाँ, ठीक हो गया। यानी मुझे बता दें, सनातनी आप तो, आपने वो तो बता दिया सनातनी आप हैं, मगर ये है कि थोड़ा सा अगर कंफ्यूजन बाकी है, थोड़ा सा स्पेसिफिक कर दें तो ज्यादा इजी हो जाएगा। जी मैं तब करूँगा ना जब आप मुझे बताइए कि मैं काफिर हूँ, मुर्तद हाँ हूँ या शिर्क, मैं क्या हूँ हाँ, ठीक आपकी नज़र ठीक में है, या आपकी इस्लाम वो तो में? आपने, जी जी, वो तो आपने जबरदस्त कह दिया, सिर्फ थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दें। जी, मैं सनातनी हूँ साहब। हाँ, तो और थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दें कि सनातनी क्या मत मानते हैं, आपका मत क्या है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? मत मुझे पता ही नहीं, मैं तो हिंदू हूँ, सनातनी हूँ। हिंदू या एक मिनट, सॉरी सॉरी, कंफ्यूजन आ गया। सनातनी है या हिंदू है, दोनों में से चूज कर लें, क्योंकि मैंने फिर सवाल पूछना है। सॉरी, आप सनातनी हैं या हिंदू हैं, दोनों में से चूज कर लेना भाई, आप कंफ्यूज कर रहे हैं मुझे। मैं दोनों हूँ। दोनों हैं? अब ये दिक्कत है कि हिंदू में आप भी आ जाते हैं, इसलिए आप प्रॉब्लम में होंगे। नहीं नहीं नहीं, ओहो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप उल्टा मेरी तरह से बात करें, इसका मतलब आप दोनों हैं, हिंदू भी हैं और सनातनी भी हैं, ठीक है? बिल्कुल। अगर गाय है तो चार पैर होंगे और चार पैर है तो गाय होगी, ये जरूरी नहीं है। और बिल्कुल वाकई बात सही, और गाय है तो गोबर भी होगा, इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि ये मुझे बताएं कि आप जो बिल्कुल सनातनी हैं उसको बिल्कुल थोड़ा सा बिल्कुल स्पेसिफाई कर बिल्कुल दें। बिल्कुल। स्पेसिफाई कर दें भाई। जी, मैं अच्छा, जिसके कैसर भाई, मेरे नसीब में क्या है, मतलब मुझसे क्यों ये इतना कोई, यार मैं सीधी कैसर भाई बात, मैं भी आपकी तरह मैं कैसर भाई पूछ रहा हूँ बड़ा डिसेंट कैसर भाई बनना से नहीं चाहता हूँ। बात कर कैसर रहा भाई हूँ। मुझे ये डिसेंट बनने नहीं देते। कैसर भाई क्या दिक्कत है? कैसर यार भाई, मैंने वो, आपकी कॉपी करने की भी कोशिश की है कि बड़े अच्छे से बात करूं। नहीं नहीं, आप भाई क्यों मुझे डाउनग्रेड कुछ नहीं करेंगे? पता। आप जहाँ पे हैं आप वहाँ रहें, लेकिन ये जो है ना, वो हमारे क्या नाम है, ये कोई किसी मूवी का ऐसा डायलॉग भी है ना, पता नहीं, बहुत पता नहीं, कोशिश की अच्छा बनने की, दुनिया अच्छा नहीं बनने देती। ये वो जो दुनिया है ना, वो ये वाली है जो हमें यूट्यूब पे मिलती है। अब एंजॉय करें। वो ठीक हो गया भाई। आप सनातनी हैं, वो बात ठीक है, आपका मत जी, जानना चाह रहा हूं कि आप मानते क्या हैं, आपकी 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 विचारधारा क्या है, थोड़ा सा। हम इतना मुश्किल तो नहीं मैंने पूछा। वह तो तुमको हमको मानते हैं साहब। है जी? पूरी दुनिया हमारा परिवार है। पूरी दुनिया आपका परिवार है, वो तो ठीक हो गया, ये तो आप मानते हैं। जी, पूरी दुनिया आपका परिवार है। आप मुझे अलग करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं कि अलग से आप डिफाइन ओहो करने की कोशिश कर रहे हैं? यार, इन्ना लिल्लाह, ओ भाई हम तो पूछ रहा हूँ भाई सवाल, आपके भवन आपको की क्यों, बिना पे विश्वास करते आप हैं। क्यों इतना, मेरे सवालों से आपको क्यों ये फीलिंग आ रही है, मुझे नहीं पता, अल्लाह गवाह है, मुझे नहीं पता कि आपको ये फील क्यों आ रहा है कि मैं आपको गलत करना चाह रहा हूँ। शायद आप मुझे अच्छे से सुन पाए हैं, इसीलिए शायद आपको लगता है। तो मैं आपने कहा पूछ रहा सारा हूँ घर ना, हमारा आप परिवार है। काफिर मुझे काफिर में गिनती नहीं करते हैं, आप मुझे आपने शिरिक में गिनती आपने ये करते कहा, हैं या आपने ये कहा कि आप मानते हैं कि सारा घर आपका परिवार है, ठीक है?
सारा घर नहीं, सारा संसार। सारी दुनिया जो है, सारा विश्व जो है वो आपका परिवार है, ठीक है ना? वो हाँ, उसमें आप ही इसको आप। वेद से सिद्ध कर दें, इसको वेद से सिद्ध करें कि वेद में कहीं भाई ये साहब प्रमाण दिया एक गया बात हो कि बताइए, सारा विश्व जो है वो आपका परिवार है। एक बात बताइए, जो असीम है उसको आप ससीम क्यों करना चाहते हैं, मुझे ये बता दीजिए। वेद से ये चीज सिद्ध कर दें, क्योंकि ना 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 सनातन ना धर्म ना, में मैं जो वेद पूछ रहा हूँ आपसे, परम प्रमाण माना जाता है और वैदिक काल सबसे प्राचीन काल माना जाता है, सतयुग का। भाई मुझे साहब ये मुझे चीज सिद्ध आप कर दें। अपने इस्लाम पे क्यों लाना चाहते हैं, आप इस्लाम ओ के भाई, नजरिए से मुझे क्यों देखना चाहते हैं, ओ मैं भाई, ये मैं पूछ रहा हूँ। आपके नजरिए से आपको देख रहा हूँ। मैंने एक बार भी आपको कहा कि आप ये हैं? आप ही उछल उछल के बात कर रहे हैं कि मैं ये हूं, मुझे आप क्या मानते हैं। मैं आपसे जानकारी आपसे लेना चाह रहा हूँ। आपने कहा पूरा विश्व जो है वो हमारे परिवार की तरह है। मेरा मत ये है, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या आपका मत सनातन धर्म में, जो जिसको वैदिक धर्म कहा जाता है, उससे मेल खाता है, विरुद्ध है या अविरुद्ध है? मैं बस इतनी जानकारी चाहता पहली हूं। बात मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप इस्लाम के नजरिए से मुझे देखना क्यों चाहते हैं। भाई, मैं देख ही नहीं रहा आपको, मैं तो जो आपके नजरिए फाइनल से है, आपके विश्व को और आपको रुक जानना चाह जाइए रहा हूँ। रुक जाइए रुक जाइए, इसी बात पे रुक जाइए, टॉपिक वाइज चलिए भाई साहब। तो टॉपिक वाइज ही चल रहा था। आपने कहा पूरा हाँ विश्व तो जो है सुनिए हमारा सुनिए, परिवार है। पूरी बात आप सुनिए, मुझे बता दीजिए। पूरी बात सुनिए आप। भाई, टॉपिक वाइज ही चल रहा हूँ मैं। पूरी आप बात तो आपकी तब सुनू ना जब आप मेरे विषय को साथ लेकर चलें। जो मैंने प्रश्न आपके सामने रखा था कि अगर पूरे नो नो विश्व नो को नो आप नो अपना नो, परिवार मानते हैं। आपके दिमाग में ये चलता है, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, आपके दिमाग में चलता है कि जो चीजें हैं वो कुरान में जो हैं मैं उसके हिसाब से बात करूंगा। ओ बात भाई, मैं समझिए तो मेरी, वेद के हिसाब से मैं बात अपनी करूंगा बात ना। नहीं, समाज की बात कर रहा हूँ, सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ। ओ भाई, मैं तो वेद की बात करूंगा ना। आप सनातनी भाई मेरी हैं, मैंने बात आपसे सुनिए, सवाल रखा, आप आपका मत वेद क्या है को आपको जानने कुरान के से लिए। तुलना कर सकते हैं। भाई मेरी बात सुने प्यारे भाई, मेरी बात सुन नहीं लें। नहीं सुनिए, नहीं आप भाई आए। साहब, मैं जो कह रहा हूँ आपसे मेरी बात समझिए। ओ भाई, मेरी भी तो समझिए बात। आप आए, मैंने आपसे आके पूछा आपका मत क्या है। आपने कहा मैं सनातन हूं। मैंने कहा थोड़ा स्पेसिफाई कर दें ताकि मैं कुछ जानना चाहूं आपसे, अगर आपको समझना तो चाहूं तो भाई मुझे, साहब मेरे लिए सनातन को आसानी हो। आप मुस्लिम से तुलना कैसे कर सकते हैं, मुझे ये बता दीजिए। ओ भाई, मैं ये आप यार, आपने आपको कहा किसने कि बता पूरा दिया। विश्व जो है, आपने कहा जी पूरा विश्व आपका परिवार है। जो नारा मारा जी जाता है वासुदेव कुटुंबकम। मैं जी। आपसे जानने की कोशिश ये कर रहा हूं कि यार आप मुझे, मेरा प्यारा भाई, वेद से ये प्रमाण दे दें कि विश्व भाई में कोई अंतर मत नहीं है, कोई अंतर भेद नहीं है। मैं जो बात कह सारे, रहा हूँ चाहे कोई सुनिए, अधर्मी हो या धर्मी हो, कोई दुष्ट कर्म करने वाला हो या कोई श्रेष्ठ कर्म करने वाला हो, सबकी तुलना एक परिवार की तरह है। मुझे दे मेरी दे कोई। बात आप सुन लीजिए, मेरी बात आप सुन लीजिए, आपकी समझ में बातें आ जाएंगी अगर आप सुनना चाहेंगे तो, यदि नहीं सुनना चाहेंगे तो फिर कोई मतलब भाई, नहीं जो है। आता है विक्टिम कार्ड आप, करता है कि भाई सुनना नहीं चाहते, टॉपिक पे बात करें तो सुनूंगा भाई, मैं क्यों नहीं सुनूंगा। मैं टॉपिक पे हूँ साहब, तो साबित करिए, जो आपने कहा है कि पूरा विश्व परिवार मैं है, उसको साबित सिद्ध कर कर रहा हूँ, दीजिए। मैं साबित कर रहा हूँ, मैं सिद्ध भी कर रहा हूँ, मेरी बात तो पहले सुनिए। करिए करिए। आप अपनी इस्लाम के हिसाब से चलो। मुझे ये कहना चाहते हैं कि मैं अपने धर्म ग्रंथों के हिसाब से अपने आप को सिद्ध करूं। आमिर भाई जब कहेंगे ना तो इनको इंशाल्लाह फिर रिमूव कर दूंगी, क्योंकि ये टॉपिक्स एक तो समझ नहीं रहे, दूसरा ये कि इनको पता ही नहीं कि बात कैसे मैं करनी चाहता हूँ, है। हाँ जी, मैं कैसर चाहता हूँ भाई भी कैसर भाई, मैं चाहता हूँ कैसर भाई अपना रिस्पांस जरूर दें, क्योंकि कैसर भाई देख रहे हैं। कैसर भाई बता दीजिएगा, कहीं आपको लगे कि भाई क्या मामला हो चल रहा है। तो मैं तो मुझे सुन रहा मुझे जो लग रहा है कि शायद इस बात का एक और एंगल है, लेकिन शायद हमारे भाई उस तरफ नहीं जाना चाहते, कि जब वो ये कहते हैं कि ये सारा कुछ उन्हीं का ही परिवार है, तो इट कुड पोटेंशियली मीन कि फिर हर जगह पे सनातन सिस्टम ही इम्प्लीमेंट होना चाहिए या हिंदुइज्म ही इम्प्लीमेंट होना नहीं नहीं, चाहिए, बिल्कुल नहीं, और बिल्कुल नहीं, बाकी बिल्कुल जितनी नहीं, चीजें, वो आपका देखिए इस्लाम वो, कहता है। नहीं नहीं, वो आपके जो लीडर है ना आजकल, वो जो अमित शाह क्या नाम है, लीडर की बात कि ही जहाँ नहीं पे है, मैं अमित शाह जम को जो सपोर्ट नहीं करता मुसलमानों का हूँ। काबा है, मुसलमानों के काबे पे भी हमने कब्जा करना है, और वहां पे जो जमजम है वो भी गलत बात है, किसी गलत और बात का है, उन्होंने बहुत बताया गलत था। बात है। गलत नहीं, वो कहते, गलत है ये। हाँ, वो कहते जवाब हैं ही मैं नहीं सपोर्ट नहीं। मिलता। वो भाई कह रहे हैं कि मैं अमित शाह को सपोर्ट नहीं करता, बड़ी अच्छी बात है। ठीक हो गया। भाई मैं नहीं नहीं करते सपोर्ट तो करता है, पॉलिटिकल मैं बेसिस पे नहीं बीजेपी करते, सपोर्ट नहीं रिलीजन तो करता दोनों हूँ। का एक ही है ना, वो तो रिलीजियसली बात कर रहे हैं। मैं क्या बात कर रहा हूँ, देखिए ये आप लोग सारा एक जो पहले, जहां है ये आप ही का परिवार है, आप ये बात कर रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि हम हर जगह पे पहुंचेंगे। लेकिन अच्छा, इसमें ना एक चीज बड़ी अजीब आप है। मुझे क्यों नहीं बता रहे हैं हमारे कि आपके नजरिए में मैं आमिर क्या भाई हूँ, जो, काफिर हूँ, मुर्तद हूँ, या मैं सिख हूँ, मैं क्या हूँ। मैं आप हिंदू सॉरी हूँ, क्या कहा आपने, क्या है आप? मैं हिंदू हूँ। आपकी हाँ नजरिए में, आपके इस्लाम के नजरिए में क्या हूँ, काफिर हूँ, मुर्तिद हूँ, हाँ, काफिर, मुशरिक हूँ, या मैं क्या हूँ। काफिर हैं, काफिर काफिर तो हैं। भाई साहब सजा क्या है मेरी।
और बस कुछ भी ऐसे नहीं। कैसर भाई काफिर बोला कुछ भी। काफिर होने की क्या आपके सजा हो इस्लाम के सकती है? अनुसार सजा क्या? ओ भाई जो इस्लाम में सजा क्या वेद के अंदर लिखी हुई है, जो सजा वेद के अंदर लिखी है ना, वो नहीं नहीं, सजा है। वेद नहीं नहीं, अमर भाई वेद इनको नहीं था। मैं नहीं इस्लाम की अमर बात भाई कर रहा हूँ, ये वेद की ये ना बात कर रहे हैं, वेद में लिखा जो है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है ना, वो सूरह तौबा की इब्तदाई आयत से आगे नहीं जाती, पहली आयत से आगे नहीं जाती। भाई अच्छा साहब ठीक है आगे जी, तो आप नहीं कर रहे हैं आप। अच्छा ठीक है, हाँ जी आप काफिर हैं, आप बताइए आगे क्या सजा आप क्यों लेना आपके चाहते हैं? अनुसार या इस्लाम के अनुसार मेरी सजा क्या है, बता दीजिए। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आपका अपना सिस्टम, हमारा अपना सिस्टम। ना ना, आप झूठ बोल रहे हैं। मैंने कुरान की चलो आयत पढ़ी है। क्या कहा, झूठ बोल रहे हैं? जी। बिल्कुल। दोबारा आप ऐसी नहीं, हरकत की मैं ये है। नहीं कह रहा हूँ झूठ बोल रहे हैं। मैं मेरी बात इसका सुने, मतलब बता दीजिए आप हिंदी मेरी में। बात सुने। मैं हूं पाकिस्तान से, आप हैं इंडिया से, ऊपर से मैं हूं पंजाब से, आप इंडिया से, जहां भी हों कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों का जो एक्सप्रेशन होता है ना, अभी तेरा मित्र ये जब तक आप लोगों का इंजन गर्म होता है, हम इतनी सुना चुके होते हैं कि अगले दिन भी इंसान सोच रहा होता है कि इसमें तारीफ कौन सी थी और बेइज्जती कौन सी थी। इसलिए मुंह देखिए, संभाल आप के, अपने चैनल पे बैठ पंजाबियों के से चाहे ऐसा पंगा कुछ नहीं भी लेते। करें, चाहे वो हम करें, बहुत बेइज्जती इससे करते हैं, कोई फर्क नहीं कसम से हम पड़ता। बहुत बेइज्जती करते हैं। देखिए, मैं शरीफ होता आदमी हूँ क्या लेकिन है, ऐसी बातों पे हम बहुत बेइज्जती करते हैं। कैसर भाई थोड़ी सी बेइज्जती ट्रेलर हो आपकी जाए नहीं आज। करेंगे, आप नहीं करेंगे साहब। अदर भाई, अदर भाई, अच्छा वो कैसर जो भाई, सवाल था वो तो अपनी कैसर, जगह रह गया ना हाँ कि कैसर भाई, मैं इन आपके साहब। सवाल यहाँ दोबारा सजा है रिपीट, जी मौत, जी क्यों है भाई? मैं सवाल दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ कैसर भाई। बिल्कुल आप स्क्रिप्ट आप समझ गए हैं, वो जो जहां जाना चाह रहे हैं फला। अच्छा अच्छा, वैसे बदे की बात है कि एक मिनट कैसर भाई जरा चेक कीजिएगा, क्या सजा है, जरा दोबारा जो जुमला आपने बोला है, क्या सजा है? सजा है मौत, काफिर की, लो शिरक की और मुर्तद की। देखें, एक मिनट रुकिएगा जरा। लो जी, हमारे 12 का टीजर देखें, डायलॉग डिलीवरी डिट्टो सेम है, डिट्टो सेम। छजाए मौत। नहीं नहीं नहीं, कुफर की है, खामन मजाजी खुदा होता है और खुदा की मैं समझा नाफरमानी होती नहीं। है कुफर, और कुफर की सजा होती है मौत। यकीन करें, डायलॉग डिलीवरी भी डिटो सेम यार। अगर भाई कैमरा ओपन करें, कहीं आपको एक्टर तो नहीं है? नहीं नहीं भाई। अच्छा भाई बात सुन लें, दोबारा वापस आ जाते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूं, जो मैंने आपसे सवाल पूछा था ना, इसको हम एक्सप्लेन कर चुके हुए हैं, सवाल कैसे गलत भाई भाई इसीलिए साहब, पूछ रहे थे। आप अपने नजरिए से, आप इस्लाम की नजरिए से हमसे जानना ओ भाई, चाहते हैं कि हम हिंदू हैं, तो ओ आप भाई ये नहीं, जानना भाई चाहते हैं नहीं, सुन कि लें में अदर क्या भाई, लिखा है। सुन लें अदर भाई, मेरी बात सुने। सिर्फ काफिर होने की वजह से अगर वो बात होती जो आप रख रहे हैं, तो हम आपसे जिस तरीके से बात कर रहे हैं ऐसे बात नहीं हो रही होती, कॉमन सेंस की बात है। ये मगर आपकी आप अब मजबूरी है इस वक्त ये साहब। चीज समझे, मजबूरी ऐसी की तैसी तुम्हारी यार, मजबूरी कैसर भाई ने भी तुम्हें बताया मजबूरी। कमाल है। तुम आमिर क्या भाई तुम इनसे क्या ना हो? देखें असल अभी 2 मिनट में बात खत्म हो जाती है, इनसे बस हवाला पूछ लें कहाँ लिखा हुआ है कि सजाए मौत है। फिर हाँ, उसके बाद अगर हम कोई आपकी किताबों में से हवाला दे दें कि जो नहीं मानता आपके धर्म को उसकी क्या सजा है, तो फिर आप भी मानेंगे हमारी बात? नहीं नहीं, किताबों का हवाला आपके यहाँ चलता है साहब, हमारे यहाँ किताबों का अच्छा हवाला नहीं चलता। हमारे यहाँ एक शुरू है, ये नहीं, शब्द ही नहीं। इसीलिए मानो बेड़ा ना गर्क मानो हुआ क्या है। फर्क पड़ता हाँ, है। अभी ये इसीलिए बेड़ा पिछले को गर्क यही हुआ कह रहा था कि आपने जो वहां बाद में लगाई आता है थी, पिछले को डिसोन आप करता सुन है। लीजिए अब पहले। पिछला आप आपका पाकिस्तान आपका जो स्वीकार पिछला था करेंगे? वो कह के गया, सुन ले भाई, आपका पिछला कह के गया कि हमारा जो रिलीजन है वो वेदास पे डिपेंड करता है। आप कह रहे हैं किताबों को मानो ना मानो फर्क नहीं पड़ता। यार बड़ा ही कसम से ना कोई लिबरल किस्म का आपका सिस्टम है कोई इसीलिए इसमें बेड़ा गर्क राइट। हुआ है कैसर भाई, इसीलिए बेड़ा गर्क अच्छा हुआ वो आप हवाला देने लगे थे, कहाँ लिखा है काफर की सजा मौत है? है। हाँ, भाई अगर सत्यता स्वीकार करनी हो तो हम बोले। हैं? पता नहीं, हिंदी का मुझे नहीं पता क्या आप क्या कह रहे हैं, वो सभ्यता हवाला की बात कर मुझे रहे हैं। दीजिए जो आप स्वीकार करना है आपको तो हम आगे बात हैं करें। क्या करना वो कह क्या रहे है। नालंदा हैं विश्वविद्यालय में आग किसने लगाई थी, हमको बता दीजिए। चलो भाई, सिलेंडर फट गया था, आपकी मेहरबानी वापस आ जाए। ठीक है, ये क्या ये कैसर भाई, टॉपिक वाकई कहाँ चला डिट्टो गया? वही स्क्रिप्ट है, वही स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं कैसर भाई, सही पकड़ा आपने वैसे। मैं बिल्कुल जनाब, अब रेफरेंस। देखे ना, मैं भी इस एंजॉय मैंने इसलिए करना शुरू कर दिया ना कि दुनिया को भी पता चल जाए कि ये स्क्रिप्ट अपने कैमरे पे अच्छा लगता है। जब आप आए ना हमारे कैमरे पे, सिचुएशन चेंज हो जाती है। अब मेरा सोना, आपने हवाला हमें देना है कि जहां पे कुरान ये कहता है कि जो काफिर है उसको मार दो, सजा उसकी मौत है, उसके वो बगैर मैं दूंगा बड़ी आपको, वो मैं हैं दूंगा। अब तो कब? कुरान हिंदी है, मैं किसी दिन निकाल के आपको दे दूंगा। तो किसी दिन ये दावा करना था ना, आज क्यों किया है? नहीं, पहले मुझे ये बताइए नहीं पहले आप कि आप हवाला मानते दीजिए। टाइम तो हैं कि बैच चेंज कर नालंदा देते हैं, विश्वविद्यालय, वाला लेकर आएंगे। नहीं मुझे आप हवाला दीजिए। नहीं, नालंदा यूनिवर्सिटी में मुस्लिमों ने आग नहीं लगाई थी? नालंदा यूनिवर्सिटी को उन्होंने ही जलाया था जिन्होंने 92 के अंदर बाबरी मस्जिद को गिराया। जी आगे चले, बहुत शुक्रिया। तक्षशिला जी की जी, बात थैंक यू, कीजिए। थैंक यू, अपना ख्याल रखें मेरा भाई। लेकिन रेफरेंस कहा कोई भी इनको नहीं है राइट कैसर पे भाई, रेफरेंस दिया जो ना भी आ रहा है हमारे कहता है कि रेफरेंस में अगली बार, रेफरेंस में अगली बार दूंगा। वो अगली बार कैसर भाई कब अच्छा आएगी मुझे बताएं। अच्छा, इनको अभी ना जिन किसी साहब ने भी भेजा है, वो इनके गेम में बहुत बड़ा सुकम ये छोड़ गए हैं जो इन साहब को भी नहीं समझ लगी, कि ये खुद कह गए हैं कि मैं अमित शाह को सपोर्ट नहीं करता, मींस कि मैं बीजेपी को सपोर्ट नहीं करता।
आप कोई एक इंडिविजुअल वाकया ऐसा देंगे तो हम बीजेपी की वो सारी तारीख जुल्म और बर्बरियत पे मबनी जो उसके पीछे रियासती मशीनरी खड़ी हुई है, तो आप फिर कहेंगे मैं फलां को नहीं मानता, फलां को नहीं मानता। भाई आपके घर में आप ऐसे एक शीशे के घर में रह रहे हैं कि आप पत्थर मारना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। जहां तक हमारा ताल्लुक है, हमारे लिए तो ऑब्जेक्टिव रेफरेंस है कुरान और सुन्नत। अगर किसी मुसलमान ने कहीं को जुल्म किया तो हम कहेंगे जी जुल्म किया है, बात खत्म हो गई। यही तो वजह है ना कि हमारे दहशतगर्द हमारा दहशतगर्द ही होगा, आपका दहशतगर्द आपका प्राइम मिनिस्टर होता है। कोई डिफरेंस तो है ना हमारे और आपके स्टैंडर्ड में। तो इसलिए ये आप रिस्क ना लें, बहुत बेहतर है। आपकी जो ईगो है ना उसकी हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए। सॉरी कैसर भाई, मुझे याद है एक बार कैसर भाई ने एक बंदे को यही कहा, बड़ा मजे का वो क्लिप है, वो बड़ी सुनने वाली बात है। पता नहीं अब कैसर भाई ने वो क्लिप लगाया है कि नहीं लगाया। अगर नहीं लगाया तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज 10 बस्ता उसको लगाएं। मेरे ख्याल से पता नहीं कैसर भाई की स्ट्रीम थी या पता नहीं मेरी जगह पर या मुफ्ती पर, मुझे अब याद नहीं। उसमें स्क्रीन शेयर करके, मेरे ख्याल से कैसर भाई की स्ट्रीम थी को पीछे, तो उसमें स्ट्रीम शेयर अपना स्क्रीन शेयर करके ना सूरह तौबा की आयत नंबर 5-6 1 से लेके 5-6 पर बात हुई थी, बड़ी मजे की। ठीक है, वो कोई था जी, मीमर याद है। करके, हाँ मीमर। तो कैसर भाई ने एक एक आयत पढ़ाई, तो कहता है नहीं पीछे कॉन्टेक्ट छोड़े, बस इसी पे बात करें जो मैं आयत लेके आया हूँ। उन्होंने कहा गिनती 5 से शुरू होती है क्या? 1 से शुरू करो। नहीं नहीं, बस यही से शुरू करें, क्योंकि उसका एजेंडा उसको पता चल गया था कि ये तो सूरह तौबा खुली है, कॉन्टेक्स्ट में बात जो है वो तो लफ्जों के अंदर मौजूद है सारी चीज। बड़ी मजे की वो गुफ्तगू। चले बहरहाल। अच्छा कैसर भाई, ये लोग हमारे रेफरेंस नहीं लाके दे रहे। मैं आपको एक सरप्राइज देती हूँ। कैसर भाई को नहीं पता ना। कैसर भाई ये देखे, मैं हिंदी पढ़ना सीख गई हूँ। लिखा है आमिर भाई बाहर फेंकें इस कमबख्त को। मुबारक हो। एक तो आप मुबारक भी हो यूपी कि आ आपने हिंदी सीख ली है। दूसरी हाँ बात है जी, कि मुझे जो नहीं आती तो आप जो मर्जी पढ़ दे, मैं तो यही कहूंगा कि आपको बड़ी हिंदी आती है आपको। क्या बात है कैसर भाई। आमिर भाई जो है ना वो कंफर्म करने के लिए बैठे हैं ना। नहीं नहीं, माशाल्लाह नहीं, मैं माशाल्लाह, मान अल्लाह लेता ताला हूँ आपको जी। बरकत दे। बड़ी बात है जी, माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। नहीं आमिर भाई से जो है माशाल्लाह इंस्पिरेशन मिली है। मैंने कहा जब आमिर भाई भी सीख सकते तो फिर हम क्यों बैठे रहें, हम भी सीखते सही हैं। बात है। अगर मेरे जैसा, मैं तो अपने है दोस्तों मेरे आप आपको भी जैसे। कहता हूँ कि अगर मेरे जैसा बंदा, नहीं सही बात है, अगर मेरे जैसा बंदा सीख सकता है ना, फिर कोई भी सीख सकता है। तो इसलिए पीछे ना रहें जी, बिल्कुल। ये भी आमिर भाई ने जो ना वो स्लोगन निकाला था, अत्यंत खेद है हमें दिख गया छेद है तुम्हें। ये आमिर भाई ने बनाया है स्लोगन इनके लिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। चलिए खैर अच्छा। कैसर भाई वो सूरत जी तौबा का क्लिप जरूर लगाइएगा, वो वंस एंड फॉर ऑल। मैं समझता हूँ कि अगर कोई भाई सूरत, वैसे जी तो माशाल्लाह सूरत तौबा के उन चीजों का जवाबात इतने दिए गए हैं, नो डाउट, बट वो जो लाइव के अंदर कॉन्टेक्स्ट ओपन करके वो जो गुफ्तगू हुई है ना, मैं कहता हूँ उसका क्लिप लगना चाहिए। वो वंस एंड फॉर ऑल मक्कू ठप जो है ना, वो एक है कि आप सामने रख कर एक बंदे को समझा रहे हैं कि भाई जो तुम बात कर रहे हो वो वहां से साबित हो रही है या नहीं हो रही। मैं जरूर देखूंगा उसको इंशाल्लाह। अच्छा, इससे ना ज्यादा एक मुफ्ती यासर साहब का वो और ज्यादा मजे का था, जिसमें एक साहब ना कोई वाकई ही आई थिंक सूरह बकरा का हवाला लेके आए। अम, उसमें खैर कोई ऐसी बात थी, खैर वो जंग के मामले से हवाले से वो आयात थी। तो मुफ्ती साहब जो है वो उन्होंने मजा लेना शुरू कर दिया बात का। वो बात थी कि जहाँ पता नहीं काफिर हैं उनको मारो ये करो। तो मुफ्ती साहब ने कहा कि भैया हम अच्छे मुसलमान हैं या बुरे? कहने लगे अच्छे। तो फिर बताओ हम तुम्हें मारते क्यों नहीं है? मैंने कहा ये तो फिर आप बताएं। उन्होंने कहा नहीं, अगर हमारा ये रिलीजन कहता है और हम अच्छे भी हैं तो तुम जिंदा क्यों हो? साथ उस बेवकूफ को समझ ही ना आए, मुफ्ती साहब फंसे जाए। फिर मैंने मुफ्ती साहब से अर्ज की, मैंने कहा सर ये क्लिप कटते हैं बड़े जल्दी जल्दी, तो ना थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट का एक्सप्लेन कर दें, हंसी मजाक जो है वो अपनी जगह पे। फिर खैर उन्होंने समझा दिया एंड में बात क्या थी। लेकिन कभी कभी ये लोग यही लैंग्वेज समझते हैं कि अगर वाकई ही जैसे आपने कहा कि हम क्यों तुमसे आराम आराम से बात कर रहे हैं, कोई रीजन है ना। कहता है मजबूरी है। भाई मजबूरी तो अब होगी, जिस जमाने में बिल्कुल इस्लाम का सारा राइज था, क्या वहां पे साथ गैर मुस्लिम नहीं रहते थे? उनको क्या मजबूरी थी? बिल्कुल, मजबूरी क्या है कि भाई, कमाल है। यानी इतने साल खुद मानते हैं कि मुगलों ने इतनी स्ट्रांग हुकूमत की है कि तकरीबन 6-7 सदियां जो है ना, मिनिमम अगर आप पावरफुल उनका टाइम माने, चलो पीक टाइम माने तो 400 से 500 साल पीक टाइम था जिस पे वो छाए हुए थे। उनकी कोई मजबूरी थी? आज भी सब कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे बड़ी मेजोरिटी आप लोगों की है, ठीक है ना, पॉपुलेशन वाइज जो आप सेंसस के अंदर आते हैं। कौन सी मजबूरी थी मुगलों की? यार ऐसे नहीं बात होती। हकीकत यह है कि वो भारत एक खोज डॉक्यूमेंट्री है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब के तौर पर नरेट की गई है। उसमें जो है वो 712 में जो मोहम्मद बिन कासिम की आमद की बात करते हैं पंडित जवाहरलाल, यानी उस वक्त दूरदर्शन पर चलती रही है वो डॉक्यूमेंट्री भारत एक खोज। उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि
170s या 80s में, यानी 712 से भी करीबन 40-50 साल पहले साउथ के एरिया से ट्रेडर्स जो हैं शिप्स के थ्रू एंटर हो चुके थे और तजारत चलती थी अरब और हिंदुस्तान की, बड़ी पुरानी स्पाइसेस की, खुश्क मेवाजात की और ड्राई फ्रूट्स वगैरह की और इवन लकड़ी की, तो साउथ से चलती होती थी। मैंने एक जगह पर जिक्र भी किया था कैसर भाई के जो मिंबर बना था अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो एक औरत ने इंपोर्ट करवाया था, इंडियन लकड़ी थी, इंडियन वुड थी, जिसका वो मिंबर बना था। और इसका जिक्र यासीन मजहर सिद्दीकी साहब हैदराबाद इंडिया के, उन्होंने अपनी किताब के अंदर भी जिक्र किया है, अहद नबवी का हिंदुस्तान, उसमें आप देख, तो उन्होंने कई रेफरेंसेस उसमें दिए। तो इंडिया का ताल्लुक था, लोग आते जाते थे। उसमें भारत एक खोज के अंदर जिक्र किया है कि जो ट्रेडर्स जो हैं जब साउथ में एंटर हुए हैं तो ड्रेविडियंस थे जो आर्यन इन्वेजन के बाद जिन्होंने मारे खाकर बेचारे साउथ की तरफ धकेल दिया था, इनकी रंग की वजह से, इनकी जो अपनी बर्तरी साबित करते हम गोरे हैं, तो इनको धकेल के पीछे जब साउथ की तरफ भेजा तो मुसलमान जब आए उन्होंने अपनी चटाइयों पर बिठा, ये बकायदा भारत एक खोज में क्लिप मौजूद है, अगर कोई कहेगा आप जाके यूट्यूब पे देख लें, अवेलेबल मौजूद है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की नरेशन के अंदर भारत एक खोज में जिक्र किया है कि मुस्लिम ट्रेडर्स ने जब निचली जातियों को चटाइयों पर अपने साथ बिठाकर एक बर्तन में खाना खिलाया, एक बर्तन में पानी पिया, और उन्होंने मुसलमानों के इत्तेहाद को देखा कि जैसे ही कोई शख्स ड्रेविडियंस में से या हिंदुओं में से इस्लाम कबूल करता है, उसको सामान्य यानी अपने पैरेलल समझते हैं वो लोग, अपने सिमिलर समझना शुरू कर देते हैं, एक ही घंटे के अंदर, सालों साल मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसी वक्त ही उनको अपने साथ बिठाते हैं। तो बड़ी तादाद के अंदर लोगों ने इस्लाम कबूल करना शुरू किया, यानी इवन 30-40 years बिफोर मोहम्मद बिन कासिम। ये साबित किया है भारत एक खोज के अंदर, उन्होंने खुद क्लेम किया है कि मोहम्मद बिन कासिम की आमद से पहले लोगों ने इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया था। तो उस वक्त तो ट्रेडर्स आए थे। उसके बाद जब बड़ी तादाद में वो ट्रेडर साउथ से नॉर्थ वाली साइड पर गए हैं तो ब्राह्मण्स को नजर आया, ओहो हमारी तो गद्दी चली जाएगी, हमारा तो फलाना, तो उन्होंने उन ट्रेडर्स के साथ क्लैशेस शुरू किए, औरतों को किडनैप करना शुरू किया, जिसके नतीजे में फिर अगर आप हिस्ट्री देखें मोहम्मद बिन कासिम को फिर जो है वो इंटरफेयर करना पड़ा, वो बाद में जाके स्टोरी फिर आपको मिल जाती है। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। वो सतिया साहब पीछे मौजूद हैं, उन्होंने दोबारा आना है। उन्होंने चाहे रेफरेंस लेने भेजा था ना हमने उनको बैक स्टेज, बस ये तो वो चलें अगर वो आते हैं तो हाँ, वो नहीं, मैंने लिंक देखा है, उन्होंने उपनिषद का रेफरेंस दिया हुआ है, मैंने वेद का मांगा था। अच्छा, तो बस फिर से खुदाफिज कर दे। हाँ, जी आप लिंक मैंने शेयर किया है चैट बॉक्स से, आप ओपन कर सकते हैं। भाई लिंक ओपन नहीं करते, स्क्रीन शेयर कर दे, नंबर 1। नंबर 2, अगर वेद है तो मुझे मंत्र कोट कर दे, मैं ओपन कर दूंगा। उपनिषद का मैंने रेफरेंस नहीं मांगा था। सी उपनिषद पार्ट ऑफ वेदा है, इतना पता होगा आपको, मैं आशा करता हूँ। नहीं भाई, नहीं है, मैं यही तो आपको बता रहा हूँ कि अभी रिसेंटली जो नहीं है, उपनिषद वेद का पार्ट नहीं है, वेद डिफरेंट, मैं आपको बताता हूँ। वेद जो है, जो ओरिजिनल वेद है वो मंत्रा है जिनको मंत्र संहिता बोला जाता है। तो जो वेद के मंत्र संहिता हैं वो और हैं, उपनिषद या आर्यन का जिनको बोला जाता है, ब्राह्मणास हैं, उपनिषद हैं, ये अलग है। मैं उस वेद की बात कर रहा हूं जो मंत्र संहिता है, उसमें नहीं है। उपनिषद जो है वो बाद के ऋषियों ने उसका सार इकट्ठा किया, उसकी कमेंट्री की। 2 क्लासिफिकेशन है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, ठीक है। आप हॉरिजॉन्टल क्लासिफिकेशन बता रहे हो, उसी का जो वर्टिकल क्लासिफिकेशन है वही है आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, संहिता और उपनिषद। उसको वेद का हिस्सा नहीं माना जाता, वे ओरिजिनल वेद का, उसको वेद का, जी मैं साबित कर देता हूँ, रेफरेंस दे दूं, रेफरेंस दे दूं, प्रूफ करें ना, तो उसको नहीं कहा जाता, रेफरेंस दे दूं, हाँ बोलने लगा हूं, बताने लगा हूं, बता दूं, जी मैं बता देता हूँ। स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश क्यों नहीं, आप आदि शंकराचार्य की भी बात कर रहे थे ना, सबसे चले एक मिनट, आदि शंकराचार्य से प्रूव कर दें वो उपनिषद को वेद का पार्ट मानते थे। फिर वही बात, ये तो आप डिस्प्रूव कर, हम तो एक्सेप्ट ही करते हैं ना कि उसका तो आप एक्सेप्ट करें, मैं रेफरेंस दे रहा हूं कि नहीं है, आपका क्लेम है कि वो पार्ट है। सुने एक मिनट, गौर से सुन ले। टेक्निकली स्पीकिंग जो बंदा, ये तो फिलॉसफी में अक्सर हमें एथियस्ट आकर भी कहते हैं बड़े लोग, अगर आपका पॉजिटिव क्लेम है तो क्लेम का एविडेंस आपके ऊपर होगा। आप कह रहे हैं उपनिषद उनका पार्ट है, पार्ट नहीं है। मैं हाँ बिल्कुल मैं कह रहा हूं, तो मैं रेफरेंस भी दे रहा हूं, मैं नेगेटिव क्लेम का भी रेफरेंस दे रहा हूं। हालांकि जो इल्जाम हम पर लगाया जाता है उसमें हमसे रेफरेंस नहीं मांगना चाहिए, अदरवाइज फिर भी मैं दे रहा हूं। मेरे भाई आप जो क्लेम दे रहे हैं वो मैं चाहता हूं कि आप श्लोक सहित क्लेम रखें, मैं स्वीकार कर रहा हूं, रखें प्लीज। किससे क्लेम रखूं? अभी आप कह रहे हैं दयानंद सरस्वती ने, तो क्लेम रखिए, उन्होंने कहा रेफरेंस कहां से उठा के दिया है कि उपनिषद पार्ट नहीं है। जी उपनिषद पार्ट नहीं है वेद का, ओरिजिनल वेद संहिता है, मैंने आपके सामने रख दिया। ऋग्वेद भाष्य भूमिका के अंदर भी लिखा हुआ है, ठीक है, इसी तरीके से सत्यार्थ प्रकाश के अंदर भी लिखा हुआ है। कहेंगे
हाँ जी, कौन सा वेद का ऐसा श्लोक है जो कहता है कि उपनिषद इज नॉट द पार्ट ऑफ द वेदा? जस्ट मेक मी वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, जबरदस्त। अब आए आप ठीक पर। Did you अब just make आपने that argument में? एग्जैक्टली अब ये हकीकत है कि आपने साबित करना है कि वेदास उपनिषद को अपना पार्ट कहते हैं, यही तो क्लेम है। इसका मतलब है मिश्रा जी आपको समझ ही नहीं आ रही। आप शायद आप अपनी बात पे आप घूम पता क्या रहे कहना हो। चाह रहे हैं? चले चले आसान करता हूं आपके लिए मिश्रा जी, और आसान कर देता हूं। मिश्रा जी गौर से सुनिएगा, और आसान कर देता हूं। क्या उपनिषदों का जिक्र वेद के अंदर मौजूद है? भाई वेद उपनिषद का पार्ट ही है, तो वो डायरेक्ट मैंने सिंपली आपको सुने बताना मिश्रा जी, मिश्रा जी, मिश्रा जी आपको भी पता चल गया। सॉरी सॉरी, रुकिए रुकिए मिश्रा जी। बड़ी कंफ्यूजन आपके अंदर है हिंदू नहीं नहीं, मेरे अंदर कंफ्यूज हो भाई, मेरे भाई, मेरा भाई, मिश्रा भाई रुक जाए। कर दो। चले आप कर दो, आप कर दो। जी जी, श्योर श्योर। तो पहला चीज ये कि जब हम आरण्यक, संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद की बात करते हैं, और जब हम कहते हैं कि दो क्लासिफिकेशन होता है, तो एक क्लासिफिकेशन होता है जिसमें हम कहते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये एक जोन है। जब हर वेद में ही ना फिर 4 आपको आयाम मिलते हैं हर वेद में। प्रारंभ के 3 आयाम जो आपके होते हैं वो आरण्यक होते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, संहिता होते हैं। लास्ट का जो डायमेंशन होता है उसको उपनिषद कहते हैं, वो हर एक वेद में ही रहता है। तो जब हम किसी उपनिषद का कोटेशन देते हैं तो वो वेद के बाहर नहीं, वो वेद का ही पार्ट है। वेद का सुप्रीम इंटरप्रिटेशन जिसको कहते हैं उसको उपनिषद कहते हैं, ठीक है। इसलिए उसको वेदांग जो उपनिषद होता है वो वेदांग कहा जाता है उसको, वेद का अंतिम अंग, दैट इज द क्रक्स ऑफ द वेद। आपकी हो गई बात? हाँ मेरी हो गई बात। ठीक है, चलें आप सुन लें, ये याद रखें। अब आपने गौर से सुन लेना है, ठीक है। ये जो डिवीजन मैंने आपके सामने रखी है, ये निरुक्त ऋषि यास्का की जो निरुक्त हिंदी अनुवाद है उसके मुकदमा यानी उसके भूमिका के अंदर जिन्होंने ऋषि यास्का की निरुक्त का हिंदी अनुवाद किया है, उन्होंने भूमिका के अंदर ये डिवीजन लिखी हुई है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। कहेंगे वो भी शेयर कर दूंगा। अब आप गौर से सुन लें। ऋषि यास्का, अच्छा आपने कहा वेदांग है, कितने वेदांग होते हैं? भाई वेदांग हम पढ़ते हैं तो हमको वो नहीं जरूर है कितने वेदांग, हम सिंपली ये पूछ रहे हैं क्यों कि भाई? आप प्रूफ करें। भाई पता, एक मिनट रुके रुके मिश्रा जी, ऐसे नहीं, डॉज नहीं करें। मैंने आपकी बात सुनी, आपने कहा मेरे साथ अगर आप सिंसियर है ना, ये कोई ये रिसर्च का विषय है, इस पर मुझ में और आप में हो सकता है हमारी राय में अंतर हो, इसलिए दिक्कत कुछ भी नहीं है। ये रिसर्च का विषय है, मगर हम प्रमाण के आधार पर सिद्ध करेंगे कि किसका विचार ठीक है और किसका विचार, मैं ये नहीं कह रहा कि अधर्म विचार है आपका, ठीक है। शास्त्रों के विभक्त के बारे में बात हो रही है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, जो मैंने प्रमाण रखने लगा हूं, 2 जगह मैंने जिक्र कर दिया है। नंबर 1 स्वामी दयानंद सरस्वती का शास्त्र है, और इसी तरीके से ऋषि यास्का के निरुक्त का जो हिंदी अनुवाद है उसकी भूमिका के अंदर ये चीज लिखी हुई है, उसका प्रमाण भी मैं दे दूंगा। अब मैं आपसे पूछने लगा हूं, आपने कहा उपनिषद जो है वो वेद है, वेद का हिस्सा है। मैंने आपसे कहा था जो प्रमाण मुझे चाहिए वो वेद मंत्र संहिता जो है उनसे चाहिए, क्योंकि वो ओरिजिनल मंत्र है। अब आपने कहा वेदांग, कितने वेदांग होते हैं? 6। हाँ ठीक है, आपको टाइम मिला, आपने देख लिया। पहले आप कह रहे थे नहीं, कौन कौन से हैं? मैं आपको एक्सप्लेन हर एक वेदांत को एक्सप्लेन कर सकता हूं, ठीक है। सॉरी मुझे मुझे एक्सप्लेन नहीं, सुने मिश्रा जी आसान करते हैं, टाइम बचाते हैं आपका भी मेरा भी। कितने वेदांग होते हैं? 6 होते हैं, ठीक है जी, बोले कौन कौन से? ठीक है। पहला जो हो गया मीमांसा, वो सबसे पुराना जो हो गया वो आपका संख्या हो गया, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप ये भाई दर्शन नहीं पूछ रहा, वेदांग पूछ रहा हूँ। पहला मिश्रा जी गलत सर्च कर लिया आपने, ऐसे नहीं करें। उसी को दूसरा टेंस भी कहते हैं, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। जो जब आप ज्योतिष की बात कहते हैं, ज्योतिष का वेरी फाउंडेशन स्टार्ट वहां से होता है, तो उसको आप ज्योतिष। मैंने आपसे मिश्रा जी देखें, मिक्स नहीं करें, डिटेल नहीं। वेदांग कौन कौन से हैं? दर्शन नहीं बताने, वेदांग बताने हैं। मैं कह रहा हूँ ना कि जो भी वेदांग है ना वो दर्शन दोनों एक तरह से अंडर फीडिंग है, ठीक है। तो मुझे ये देखिए मेरी बात सुनिए, वेदांग मुझे बता दे, मैं आसान कर रहा हूँ मिश्रा जी, मुझे बता दे प्लीज। शिक्षा, ठीक है। आपका दूसरा कल्प हो गया, तीसरा अभी आपने कुछ बोला ना निरुक्त, हाँ तीसरा निरुक्त हो गया जी। चौथा ज्योतिष हो गया। राइट नाउ नॉट एबल टू रिकॉल द अनदर 2, शायद मैं बता दूं, एक छंद है और एक व्याकरण है, ठीक है। ठीक है, छंद है और व्याकरण, हाँ। निरुक्त, व्याकरण, छंद, शिक्षा, कल्प और ज्योतिष, ठीक है। ये 6 वेदांग माने जाते हैं। इनमें उपनिषद किस जगह पर बैठता है? भाई उपनिषद के कॉम्बिनेशन को ही वेदांग कहते हैं। एक मिनट, ओहो, तो फिर संहिता किधर बैठता है? संहिता जो होता है वो स्टार्टिंग में बैठता है, उपनिषद जो होता है वो लास्ट टाइम होता है, जिसको एक मिनट रुके जरा, वेदांग को सामने रखते हो क्योंकि आपने उपनिषद को वेदांग कहा है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछने लगा, गौर से सुनना है,
आपने हाँ। कहा उपनिषद जो है वेदांग है, वेदांग के अंदर है, ठीक है। अब मैं आपसे, ये टेक्निकल टर्म है शास्त्रों को समझने की, इसीलिए मुझे हैरानगी हुई मिश्रा जी कि आप कैसे मिस कर गए हैं। दोबारा रिपीट करता, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने बोला व्याकरण और निरुक्त, ठीक है, ये वेदांग है, ठीक है ना? ठीक। बोले ना मिश्रा जी? हाँ 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 हाँ। हाँ, निरुक्त और व्याकरण ये वेदांग है। संहिता, ब्राह्मणास, आर्यनक जो है और उपनिषद है, इसमें निरुक्त और व्याकरण की कौन से शास्त्र हैं? किसमें कौन से शास्त्र हैं? ये जो आपने वेदांग वर्टिकल आपने डिवीजन की है वेदास की और हॉरिजेंटल, इसमें व्याकरण और निरुक्त का कौन सा शास्त्र है? वेदांग जो वेदांग में कहते हैं ना, तो पूरा जो प्रारंभ के जो 3 है ना, उनका जो क्रक्स निकल के आता है, ठीक है? नहीं, रुके भाई मिश्रा जी, मेरा सवाल सुन लें, मैं खामोशी सुनूंगा आपको, मैं खामोशी सुनूंगा, मेरा सवाल सुन। आपने बोला उपनिषद वेदांग है, ठीक है। मैंने आपसे बोला, आपने इन सबको वेदांग कहा, मैंने आपसे पूछा है कि वेदांग कितने हैं? आपने बताया 6 हैं। हमने गिनती, दोनों ने मिलकर, भाइयों ने गिनती कर क्लियर कर दिया कि ये 6 हैं, ठीक है। अब निरुक्त और व्याकरण का कोई शास्त्र इनमें से, संहिता हो, ब्राह्मणाद हो, आर्यनक हो या उपनिषद हो, इनमें कोई शास्त्र मुझे बताएं चारों वेदों के अंदर से, 5वां आप डाल लें कृष्णा यजुर्वेद या शुक्ला यजुर्वेद, दोनों को ऐड करके मुझे बताएं कि व्याकरण और निरुक्त में कौन सा शास्त्र है इनमें से जो व्याकरण और निरुक्त जो वेदांग है उसको क्लियर करता है, यानी उस पर लिखा गया है। तो हाँ, तो उपनिषद वो जो पोर्शन है, मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था, उपनिषद जो पोर्शन है वो सिंबलाइजेज होता है 3 को छोड़कर। प्रारंभ जो आपके हैं, आपने क्या कहा था कि हाँ, पहला ब्राह्मणगत, आरण्यक और संहिता, इसको छोड़ के जो चौथा उपनिषद होता है उसको सिंबलाइज किया जाता है, जो क्रक्स पार्ट होता है उसको वेदांगा से। मैं दोबारा सवाल रिपीट कर रहा हूं, आप मेरे सवाल की तरफ नहीं आ रहे। व्याकरण और निरुक्त ये दोनों वेदांग के लिए कौन सा शास्त्र संहिता, ब्राह्मणाद, आरण्यक या उपनिषद के अंदर है? एक नाम ले भाई। सिंपल एक चीज मैं क्लियर कर दूं, पहले आप एक चीज डिवीजन जान लीजिए कि मैं जब 3 बोल रहा हूं फिर सेपरेट एक बोल रहा हूं, ठीक है? मेरी बात सुने मिश्रा जी, वेदांग जब आपने वेदांग बोलना है, वेदांग बोलना है, वेदांग, तो वेदांग टेक्निकली स्पीकिंग 6 हैं। ये आपने और मैंने दोनों ने, इसलिए मैंने आपसे पूछे। क्यों पूछे? जोर देकर, इसीलिए कि बाद में आपसे पूछ सकूं कि उपनिषद साइड पे कर दे। आप मुझे बताएं, जब उपनिषद के ऊपर आप ये टर्म यूज करते हैं कि वो वेदांग है, तो व्याकरण और निरुक्त के लिए कौन सा शास्त्र है जो इस आपकी वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल डिवीजन के अंदर बैठते हैं? कोई एक शास्त्र बताएं। क्यों? मुझे तो अभी डिस्कशन तो मुझे उपनिषद पे करना है ना। तो ओहो, सुने, क्यों व्याकरण और निरुक्त आए हैं? क्योंकि आपने उपनिषद को वेदांग बोला है, इसलिए आए हैं। तो आपको पहले ये जानना पड़ेगा कि जब मैं वेद मंत्र की बात करता हूं तो मंत्र केवल मंत्र संहिता को बोलते हैं, उपनिषद वेद मंत्र संहिता के अंदर नहीं आता। तो वही मैं कह रहा हूं कि संहिता से ऊपर वेद का सबसे जो सुप्रीम पोर्शन होता है वो आपको पता होना चाहिए, वो वेदांग होता है, ना कि वो उपनिषद होता है, ना कि संहिता होता है। एक मिनट देखे, दोबारा आपने देखे, आप 2 टर्म्स आपने मिश्रा जी मिक्स कर दी हैं। पहले कंफर्म कर दें, वेद के सबसे ऊपर वेदांग होता है या उपनिषद होता है? नहीं, उपनिषद सबसे सुप्रीम एंटिटी उपनिषद होती है, क्योंकि वो ब्रह्म की बात करती है। जबरदस्त। ये देखे ना, यहां तक हम क्लियर हो गए। गो के पिछली चीजें कंफ्यूजन है, मगर हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि हमने कंक्लूड करना है। मिश्रा जी, आपने बोला कि वेदों में सबसे ऊपर उपनिषद माने जाते हैं, ठीक है। इसका प्रमाण मंत्र संहिता से चाहिए, यही तो कह रहा हूं। क्योंकि उपनिषद, सुन ले जरा, क्यों पूछ रहा हूं, दोबारा रिपीट कर दो ताकि आप आसान हो जाए। क्यों पूछ रहा हूं? क्योंकि उपनिषद का अस्तित्व वेद के मंत्र संहिता के बिना हो ही नहीं सकता। मंत्र संहिता उपनिषद की नींव है। अगर मंत्र संहिता ना होते, ना ब्राह्मणास होते, ना आरण्यक होते, ना उपनिषद होते। सिंपल सी बात है। तो प्रारंभ के जो 3 अभी आपने नाम लिया भैया, पहला तो ब्राह्मण और संहिता और आरण्यक, ये तीनों आउटर साइड ऑफ द वर्ल्ड की यात्रा करते हैं, और जब हम उपनिषद की बात करते हैं तो ब्रह्म की यात्रा इनर साइड की करते हैं। तो एक का जो आप 3 कह रहे हैं ना, जो आधार बना हुआ है, ठीक है ना, मैं ही नहीं जानता कहाँ से आप पढ़ के आए हैं। उपनिषद कभी अपना इंस्पिरेशन, जो संहिता आप कहते हैं, तो संहिता के 2 पार्ट होते हैं, एक ब्रह्म स्वरूप होता है, दूसरा नॉन ब्रह्म। तो जो ब्रह्म स्वरूप होता है तो वहां से इंस्पायर्ड है, ठीक है, क्लियर हो गया मिश्रा जी? नहीं मिश्रा जी, नहीं, आप जो है ना वो विषय अंतर कर रहे हैं, डिफरेंस पैदा कर रहे हैं 2 चीजों में। अभी हम इसकी सुपीरियोरिटी समझना चाह रहे हैं कि उपनिषद ऊपर होंगे, क्योंकि मैंने आपसे प्रमाण मांगा था वेद मंत्र संहिता का। अभी हम एपिस्टेमोलॉजी को सेट नहीं कर पा रहे कि सनातन धर्म की एपिस्टेमोलॉजिकली स्पीकिंग उपनिषद पहले आएंगे या मंत्र संहिता। आप उपनिषद की बात कर रहे हैं।
मंत्र स्वामी दयानंद संहिता सर स्टार्टिंग में आएंगे, लेकिन वेदों में मंत्र संहिता, अगर वेदों और उपनिषद में तुलना, दूसरे संहिता में और उपनिषद में जब तुलना की जाती है मेरे भाई, तो उपनिषद को सर्वोपरि रखा जाता है। आपको इतना चीज पता होगा, मैं आशा करता हूँ। नहीं नहीं, यही तो मैं आपके सामने रख रहा हूं कि इसका प्रमाण देना है कि उपनिषद को ऊपर रखा जाए। असल में हुआ पता है क्या, आप हैं वेदांता स्कूल ऑफ थॉट से, ठीक है ना, आपने बोला ना वेदांता, वेदांता के अंदर उपनिषद को सुपीरियर रखा जाता है, मगर ये जेंडरिक मत नहीं है, यहां से दिक्कत हो रही है। तो दोबारा मैं आपके सामने रख देता हूं, वेदांता के अंदर उपनिषदों को जैसे शंकराचार्य जी ने, आदि शंकराचार्य जी ने ऊपर रखने की बात इसलिए की है क्योंकि वहां पर ऋषियों के विचार बड़ी तुलना के, बड़ी व्याख्या के साथ बड़ा जबरदस्त किस्म की बात की गई उसमें डिटेल के अंदर। मगर मैं प्रमाण इसलिए मांग रहा हूं कि उपनिषद ऋषियों की वो व्याख्या है, जैसे ऋषि यज्ञवल्क्य हैं, वो बैठते हैं गुरु के तौर पर, उनके सामने स्टूडेंट्स आ जाते हैं, मुख्तलिफ जो है वो सिटिंग्स में बैठते हैं और बात करते हैं, मगर मेन चीज है वो मंत्र जिनके ऊपर व्याख्या करते हैं ऋषि, जिनका सार निकालते हैं उपनिषदों के अंदर। तो मैं इसकी मिसाल यूं समझे, इसकी मिसाल यूं समझे, इसकी मिसाल यूं समझे, मैं इसकी तुलना कर देता हूं, एक उदाहरण देता हूं ताकि आपको बात समझ आ जाए। देसी घी और दूध, इनका आपस में संबंध है, ठीक है ना? किसका? फिर से। दूध, जो दूध होता है, मिल्क, और देसी घी या मक्खन, ठीक है ना, ये दो चीजें हैं, मगर मक्खन या देसी घी दूध के बिना निकल ही नहीं सकता, इसलिए दूध पहले होगा फिर मक्खन या देसी घी निकलेगा। उपनिषद है वेदों मंत्र संहिता का देसी घी, मक्खन, उसका निचोड़। मुझे इसमें कोई आपसे असहमति नहीं, मैं सहमत हूं आपसे, उपनिषद में ठीक ठाक ज्ञान पड़ा हुआ है, ठीक है, जिसमें जगत मिथ्या, दूसरी तीसरी बातें, इसलिए मैं उपनिषद नहीं चाह रहा। मैं बात कर रहा हूं उस दूध की जिसने जन्म दिया है दही को, डेयरी आइटम्स को, मक्खन को, देसी घी को। क्या उस दूध के अंदर वो बात थी भी या नहीं? क्यों ये बात रख रहा हूं कि मैं शुद्ध देसी घी उसी को मानूंगा जो शुद्ध दूध से बना हो। जिस देसी घी के अंदर पानी की, केमिकल की मिलावट हो जाए, वो आजकल बाहर की जो कंपनी वाले देसी घी मिल रहे हैं, वो बंदे को बीमार कर देते हैं, ये है दिक्कत। तो मंत्र संहिता इसीलिए पेश करें अगर आपने वेदांता स्कूल ऑफ थॉट को लेकर चलना है। मेरे ख्याल से जो मैंने उदाहरण या उपमा आपको दिया, आप मिश्रा जी समझ गए होंगे जी। हाँ, मैंने आपकी उपमा समझी। हाँ मेरे भाई जरा कंक्लूड कीजिएगा बस, माशाल्लाह काफी टाइम हो गया। ठीक है, आखिरी बात है बस, मिश्रा जी आप अपना पॉइंट रख लीजिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने भी जो एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल इज मैचिंग विद, मैंने जो पॉइंट आपको रखे, चाहे कि जैसे आप कह रहे हैं कि वो संहिता से बताना पड़ेगा क्योंकि संहिता सबसे स्टार्टिंग में रिटन है। तो एक चीज़ पहले मैं क्लियर कर दूं कि जो हमारे यहाँ जो भी स्तोत्र या जो भी चीज़ें लिखी गई, जो भी ऋषि ने, जितने भी ऋषि ने लिखा, जो भी लिखा, संहितावाद नॉट द हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटेलेक्ट, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले स्वीकार किया कि उपनिषद सबसे ऊपर उच्च कोटि का ज्ञान है। नहीं, सॉरी, मैंने ये नहीं कहा सबसे ऊपर, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा इसमें कोई डाउट नहीं है कि बहुत ज्यादा ज्ञान उपनिषदों के अंदर है, बट अगर वेद के मंत्र संहिता को उसमें से निकाल दिया जाए तो ऐसे ही है जैसे देसी घी के अंदर से दूध निकाल देना, कुछ भी नहीं रहेगा पीछे। मैंने इसीलिए उपमा वो आपको दी है। तो फिर वही मैं कह रहा हूँ ना कि जब मैं शब्द प्रमाण के बारे में, कॉन्टेक्स्ट जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, तो मैंने सिंपली कहा ना कि मैं जब वेदांता फिलॉसफी कह रहा हूँ तो मैं केवल ये नहीं कह रहा हूँ कि उपनिषद का केवल एक सेक्शन कोई हो, क्योंकि उपनिषद से ही 6 स्कूल, जो 6 स्कूल ऑफ थॉट है, वो सब निकल के आए हैं, ठीक है। मैं सिंपली ये कहना चाह रहा हूँ कि जो 6 स्कूल ऑफ थॉट में जो मैं वेदांता फॉलो कर रहा हूँ, वो उपनिषद का जो इंस्ट्रक्शन है उसका इंस्पिरेशन संहिता रही है, ठीक है। अब ये ऋषि परंपरा जो आई है, चाहे वो 6 ऋषि जो हैं, क्योंकि उन्होंने वेद को पढ़ने के बाद, संहिता पोर्शन पढ़ने के बाद उपनिषद का जो हाईएस्ट क्रक्स निकाला, वो अलग अलग से स्कूल ऑफ थॉट से निकाला। तो आदि शंकराचार्य जब वो पहुंचे होंगे तो वो जो अपना इंटरप्रिटेशन दिए होंगे वो उपनिषद के आधार पर, मैं स्वीकार कर रहा हूँ, इसलिए मैं उनको मान रहा हूँ, क्योंकि वो रियलाइज करने का स्टेज मेरा नहीं आया है, जब तक कोई व्यक्ति रियलाइज नहीं करता। हाँ, जबरदस्त, आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया, यहीं पे कंक्लूड करेंगे। यही बात है जहां पर हम दोबारा आज पहुंच गए हैं, जहां से बात शुरू हुई थी। मिश्रा जी दोबारा सुनिएगा मैं क्या कहने लगा, आप बिल्कुल दोबारा उस पॉइंट पर आ गए जहां से बात शुरू हुई थी। यही मेरा सवाल था कि आदि शंकराचार्य जी ने उपनिषदों से जो क्रक्स निकाला, जो कि आपके अकॉर्डिंगली मंत्र संहिता से निकला, जो कि आप एक पार्शियली आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपसे एग्री कर रहा हूं, मुझे जगत मिथ्या है इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन मंत्र संहिता के अंदर से चाहिए। यही मेरा सवाल था जो पहले पूछा था, और यही आज अभी खड़ा हो गया
क्योंकि उपनिषद बेस करते हैं, या आदि शंकराचार्य जी बेस करते हैं उपनिषद के ऊपर, और उपनिषद बेस करते हैं मंत्र संहिता के ऊपर, तो उनकी कोई ना कोई बेस वेद के अंदर मिलनी चाहिए, मंत्रों के अंदर, जो कि नहीं मिल रही। मैंने इसलिए आपसे हाँ पूछा, वो नहीं मुझे नहीं, दिखाई। एक सेकंड। जब ये डिस्कशन होगा तो आमिर भाई मैं चाहता हूँ कि डिस्कशन और आगे बढ़े, तो मुझे समय चाहिए, क्योंकि क्या है कि जब हमारे शास्त्र की बात आती है तो वो लिमिटेड नहीं है, तो जी हमको बिल्कुल, रिसोर्सेज और एग्री। स्टेप बाय स्टेप जी डेवलपमेंट करने में, डिस्कशन करने में हमको हर टॉपिक के ऊपर वो सफिशिएंट टाइम की रिक्वायर होती है। तो पहले तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है जो अभी आपने किया कि उपनिषद और उसको डिफरेंसेस जो आपने क्रिएट किए, मुझे नहीं जी पता, आज तक मैंने नहीं पढ़ा था, आपने कहाँ से ये लेके चले आए हैं, जी, क्योंकि मैं मैंने ये आपको मानता दिखाया। हूँ। जी सॉरी, नहीं मैं नहीं, मिश्रा आपने जी आपको टोक रहा दिखाया हूँ, सॉरी। जी, हाँ मैं सॉरी टोक रहा हूँ। हाँ, असल में फोन से हूँ। आप मेरे मिश्रा जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने बड़े अच्छे तरीके से बात की, मैं आपका आदर करता हूँ। आप मेरे पास बिल्कुल आइएगा, मैं स्पेशल टाइम दूंगा, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपसे ऐसे ही बात होगी जैसे आज हुई है, अच्छे से। मैं आपको रेफरेंसेस शो कर दूंगा। मैं फोन से हूँ, वरना मैं कर देता। मैंने निरुक्त के हिंदी अनुवाद के भूमिका का रेफरेंस दिया, वो भी मेरे जिम्मे है, मैं दिखाऊंगा। इसी तरीके से मैं आपको दिखाऊंगा स्वामी दयानंद, चले स्वामी दयानंद सरस्वती को करते हैं साइड पर, क्योंकि आप स्वामी दयानंद सरस्वती को कह रहे हैं कि वो इतने, यानी है भी रिसेंटली 200 साल पुराने हैं। मगर निरुक्त ऋषि यास्का, जो कि वेदांत का एक अंग माना जाता है, निरुक्त, वो निरुक्तकार है, उनका एक बड़ा नाम है। तो निरुक्तकार का रेफरेंस बड़ा ऑथेंटिक माना जाता है शास्त्रों की डिवीजन के हवाले से। तो इस पर मिश्रा जी हम बात करेंगे, और आपने फेयर इनफ डिमांड की है, और मैं मानता हूं इस बात को। मुझे भी कुछ देखने का अच्छा मौका मिल जाएगा जो आपने बात की है। नेक्स्ट हम बात को आगे लेकर चलेंगे, ठीक है मिश्रा जी? राइट। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सत्या भाई। जी कैसर भाई जाग जाएं। जी जी, मैं ना सिर्फ जागा हुआ हूँ, बल्कि मैं शायद आज मुझे रात को मैं सो ना पाऊँ। ऐसा खैर रात को मैं वैसे भी जाग ही रहा होता हूँ, लेकिन मैं आपको कैसे बताऊं कि इस गुफ्तगू के दौरान क्या कुछ हो गया है। अल्लाह खैर करे। जी हो गया। खाना पीना बस खा मैं लिया आपको कैसर? समरी में आपको ये बता दूं कि ये जो डॉक्टर सलाम वाली सीरीज चल रही है, मेरा एक एक्सचेंज अभी हुआ है। पहले डॉक्टर ग्लाशो से हुआ है, जिनको डॉक्टर सलाम के साथ मिलके नोबेल प्राइज़ मिला है, तो उन्होंने कुछ बातें बताई। और उसके बाद अभी जेरा टहूफ की ईमेल मुझे मौसूल हुई है, अभी मैं वही मैं पढ़ रहा था। ये वो साहब हैं कि अगर ये जो इलेक्ट्रोविक थ्योरी का जो मॉडल है, अगर उसकी रीनॉर्मलाइजेशन को अगर ये साबित ना करते तो किसी को भी अवार्ड नहीं मिलना था। यानी कि ये थ्योरी ही तशना थी कि इसको किसी ने पूछना भी, मुंह भी नहीं लगाना था। तो अभी उन्होंने अपनी, और ये खुद इनको 1999 में नोबेल मिला है इसी खिदमत की वजह से, जो नी नॉर्मलाइजेशन इन्होंने की थी। इन्होंने तो अपनी ईमेल में वो राज खोले हैं डॉक्टर सलाम के खैर वो पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा बनेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही किस्सा मुख्तसर ये कि ये भी यही राय रखते हैं कि बस जो गल बन गई वो बन गई है। वैसे डॉक्टर सलाम का उसमें कुछ इतना था नहीं जो चीज़ हम कह रहे हैं। खैर अभी उस पर मज़ीद तहकीक होगी। पाकिस्तान में बहुत से पार्टिकल फिजिसिस्ट हैं जिनसे मैं राब्ते में हूँ। तो सॉरी, मैंने बिला वजह आपको बोर कर दिया चीज़ कह के। बस मैं वैसे एक्साइटेड हुआ था कि इट्स ऑल गोइंग टू अ लॉजिकल एंड नाउ। जबरदस्त, जबरदस्त। जारी रखें। ये रिसर्च का विषय मेरे ख्याल से कैसर भाई ने स्टार्ट में भी ये बात कही है कि डॉक्टर अब्दुल सलाम के हवाले से ये कोई रिलीजियस बहस नहीं है, प्योरली साइंटिफिक और एकेडमिक एक बहस है जिसको वो लेकर चल रहे हैं। तो उसको वही समझना चाहिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरे आमिर भाई, हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना कि देखिए, रिवाइवलिस्ट के प्लेटफॉर्म से हमारा जो टारगेट है वो एक थिंकिंग पैराडाइम क्रिएट करने का है कि 5 लाख साइंटिस्ट्स होंगे, फिलोसफर्स हैं, टेक डेवलपर्स हैं, एआई डेवलपर्स हैं। उसके अंदर मेडिसिन का काम है, उसके अंदर फिजिक्स है, फिजिक्स के अंदर एस्ट्रोफिजिक्स है, पार्टिकल फिजिक्स है। तो मेरे लिए जो चीज़ ज़रूरी थी, और डॉक्टर सलाम के पढ़ने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह जो है वो भी थी कि हमारे जो मशहूर लोग गुजरे हैं जिन्होंने साइंस में बड़ी तरक्की की है, आखिर व्हाट रूट्स दे फॉलोड, उन्होंने साइंटिफिक नेटवर्किंग किस तरह से की है कि अगर हम सीखना चाहें तो कैसे वो तो फिर उसमें चीज़ें ऐसी निकलना शुरू हो गई कि अब मैं नहीं चाहूँगा कि डॉक्टर सलाम वो हमारे फ्यूचर के बच्चों की इंस्पिरेशन बने। मैं चाहूँगा कि एक आदमी जिसने अपनी मेहनत से जेन्युइन तरीके से साइंटिफिक खिदमात सर अंजाम दे के नोबेल जीता है, वो हमारी इंस्पिरेशन बने। एक पॉलिटिकल स्कीमर जो कि नो डाउट ब्रिलियंट साइंटिस्ट, लेकिन नोबेल के हवाले से जो एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके जिस तरह से अवार्ड जीता, आई वुडंट वांट नेक्स्ट पाकिस्तानी साइंटिस्ट के उसको भी ये तरीका करना पड़े। मैं चाहूँगा कि वो वाकई अपनी मेहनत करके उस मकाम पे पहुँचे।
अब इसके अंदर कोई कादियानियत लेके आ जाए, कुछ और लेके आ जाए, तो वो उनकी अपनी मर्जी है, उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन साइंस की बात को साइंस के हद तक रखना चाहिए। यू राइट। नहीं, बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कैसर भाई, इन्हीं देसी सेकुलर्स और देसी लिबरल्स से हमने ये सीखा है कि जी आपको हिस्ट्री को इन 70 सालों में चूना लगाया गया, आपके नेशनल हीरोज तो ये थे ही नहीं। मोहम्मद अली Yeah. जिन्ना साहब तो सेकुलर पाकिस्तान चाहते थे। अच्छे अच्छे पगड़ियों और दाढ़ियों वालों को मैंने देखा ये बात करते हुए। यानी आप डॉक्टर कदीर अंदाजा को करें। गालियां दे रहे हैं अमर भाई, गालियां दे रहे हैं डॉक्टर कदीर को कि चोर और पता नहीं फ्रॉड और क्या क्या कह रहे हैं। ये ना ट्रेंड बन गया। एक एक जी जी। लेकिन वो ऑरवेल ने एक बड़ी, मैं कहता हूँ कि ऑरवेल का सारा काम एक तरफ रखें और उसका ये जुमला एक तरफ रखें। जुमला नहीं, एक दो जुमले, कि द वन हु कंट्रोल्स योर फ्यूचर इज द वन हु कंट्रोल्स योर पास्ट एंड द वन हु कंट्रोल्स योर प्रेजेंट इज द वन हु कंट्रोल्स योर पास्ट। कि जो आपके मुस्तकबिल पे उसी ने कब्जा करना है जिसने आपके माजी पे कब्जा किया हुआ है, और आपके माजी पे कब्जा वही करेगा जिसने आपके प्रेजेंट पे कब्जा किया हुआ है। विच मीन्स कि अगर आपने आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है, और आप अपने माजी में देखें तो आप इंस्पिरेशन लेते हैं ना, कि हमने, क्योंकि फ्यूचर बिल्ट होता है माजी पे, तो अपने माजी से एक इंस्पिरेशन लेते हैं। और आप माजी में क्या देखते हैं कि आपके पास इकबाल हैं, जिन्ना हैं, डॉक्टर कदीर हैं, बहुत पीछे चले जाएं तो गजाली हैं, इब्न अल नफीस हैं, इब्न शातिर हैं, कि ये वो लोग हैं कि अगरचे जिन्ना रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो काम किया है वो रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी वाला किया है, सेकुलर लिबरल काम नहीं किया। तो अगर आपने इन बच्चों के, पाकिस्तानी बच्चों के मुस्तकबिल पे कब्जा करना है तो इनके माजी पे कब्जा कर लो, इनके जितने हीरोज हैं सबको विलन डिक्लेयर कर दो एक एक करके। और कौन हीरो दिखाओ? अब्दुल सलाम को हीरो दिखा दो, जफरुल्लाह को हीरो दिखा दो, और इस तरह के लोगों को। तो फिर उससे ये होगा कि लोग मुतनफ़र हो जाएंगे अपने माजी से, और फिर उन्होंने तरक्की तो करनी ही है। तो फिर जो ग्लोरीफाइड लोग हैं आइदर वो उनकी सिमत पे जाएंगे, या जो खैर उन्हीं की तरफ जाएंगे जो वेस्ट है बेसिकली, कि फिर ये आइडिया वो बायन कर लेंगे कि मटीरियलिज्म बेहतर है, साइंस में तरक्की करनी है, दुनिया में तरक्की करनी है, तो रिलीजन को साइड पे रखना पड़ेगा, ये वो वगैरह वगैरह वगैरह। तो इस तरह से टोटल जो है एक वो पैराडाइम शिफ्ट की बात कर रहे हैं। तो हम ये कहते हैं कि भाई आपको इख्तलाफ हो सकता है जिन्ना से। अब देखें ना, मैंने डॉक्टर सलाम पे एक मैंने वीडियो बनाया है, उनकी सारी साइंसी खिदमत, सारी तो खैर मुमकिन नहीं है, बहुत सी हैं उनकी जो चीदा चीदा है वो मैंने बताई कि दिस इज व्हाट ही हैज डन। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तानी कौम उनको डिसोन करेगी, इसलिए कि उनके जो इंतहा पसंद नजरियात थे। अब एक बैलेंस वीडियो है, दोनों चीजें ऑब्जेक्टिवली वेरीफाइबल हैं, साइंसी खिदमत भी और उनके इंतहा पसंद नजरियात भी, जिनके नजदीक हम काफिर हैं और हमारी माँ बहनों को गालियां और ये वो सारी। अब आप लोग अगर वाकई ही ऑब्जेक्टिव हैं और फेयर हैं और रिसर्चर हैं, तो आप उनकी साइंसी खिदमत को तो मानते हैं। जो उनके मजहबी नजरियात थे आप लोगों के लिए भी, सिर्फ हमारे लिए नहीं, आप भी एक जरा वीडियो बनाएं और कंडेम करें कि ये चीज ठीक नहीं थी, क्योंकि रिलीजन को आप लोग लेके आ रहे हैं ना। मैंने तो थ्रू आउट जितनी भी ये सीरीज है, स्वाय इस एनालिसिस के कि लोग क्यों उनको डिसऑन करते हैं, तो उनका रिलीजन मैंने मेंशन किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट जितनी मैंने बात की मैंने तो साइंटिफिक की है, लेकिन रिलीजियस एंगल तो आपका है। तो आप बताइए कि उनके रिलीजन में आप कंफर्टेबल हैं, उनके जो सारे नजरियात हैं। दैट्स नॉट योर जॉब। ऑब्जेक्टिवली ऑनेस्टली आप उस पर आप तज्जिया करें, नहीं तो साइंस की बात को साइंस की हद तक रहने दें, जो रेफरेंसेस कोट किए गए हैं उनकी बात करें आप। दूसरी बात नहीं, सॉरी, कैसे भी दूसरी बात यह है कि हम इन लोगों से पूछना चाहते हैं कि जो इस सारी बात को मजहबी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं कि पढ़े लिखे चंद कादियानियों से जो डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब के बहुत हो गए हैं, बस अब हम ज्यादा बात तो नहीं उनके उसके ऊपर कर सकते, इसलिए एकेडमिक बात ही हो। तो क्या ये डॉक्टर अब्दुल सलाम के लाइफस्टाइल जो है वो कादियानियत से भी मैच करता था? क्या ये एग्री करते हैं कि डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब का जो लाइफस्टाइल था क्या वो कादियानियत के भी अकॉर्डिंग था? यानी कादियानियत भी अगर आप उसको लें तो इसलिए कादियानियों से भी पूछ लें। ये अलग बात है कि जब किसी बंदे की वर्थ और वैल्यू बनती है किसी भी वजह से, पॉलिटिकल रीजन हो या कुछ भी कोई कंट्रोवर्शियल एज हासिल हो, तो फिर सारे उससे फायदा हासिल करने के लिए पहुंच जाते हैं। मगर जब वो बंदा धर लिया जाए या कुछ ऐसी चीज हो तो फिर फटाफट कह देते हैं भाई एक इंडिविजुअल था, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। तो कादियानियत का पुराना तरीकाकार ये रहा है कि जड़ा ना जनाब क्या उसे कहते हैं क्या सर भाई, वो कहते हैं कि जी मरिया 500 अपना जिंदा 500 दा ते मरिया 1200 दा। तो मकसद कहने का ये है कि हमने जमात अहमदिया को भी, मैं इसलिए कह रहा हूँ मजहबी बात नहीं, हमने जमात अहमदिया को भी या कादियानिया को भी देखा है कि जब इनके बंदे का नबज रुक जाती है तो उसके ऊपर ये लाशें रख कर भी कैसे पॉलिटिक्स करते हैं और पूरे दस्तावेजात बनाते हैं। तो खैर ये भी मजहबी रंग तो इसको देना नहीं है, जैसा आपने कहा इसको प्योरली एकेडमिक बात ही होनी चाहिए और मजहबी रंग देने की जरूरत भी नहीं है। जब टॉपिक साइंस का हो तो कोई दिक्कत नहीं। एब्सोल्युटली, इंशाल्लाह। चलें साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, उख्ती बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, बहुत बहुत शुक्रिया सब सुनने वालों को, जानने वालों का, पर्टिकुलरली ट्विटर पे जो लोग हैं बहुत बड़ी तादाद में हमारे साथ जुड़े रहे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे अगली स्ट्रीम में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।